हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका हेडिंग है मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जस्ट नेक्स्ट फेज़। तो हमने बीच में एक यूनिट स्किप कर दिया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज उसके बिना भी हम मैग्नेटोस्टैटिक्स को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फिर से लेक्चर्स देखने हैं तो आप स्क्रीन पे क्लिक करो, राइट हैंड साइड ऊपर की साइड में आपको एक आई बटन दिखेगा, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मेरे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक ही प्लेलिस्ट के अंदर। तो उसके बाद अगर हम मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात करें तो मैग्नेटोस्टैटिक्स जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही है, इसको एनालॉगी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की। किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एनालॉगी बोल सकते हैं, जल्दी जल्दी से हम थ्योरी पार्ट इसका डिस्कस करेंगे पूरी वीडियो के अंदर। ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, आज हमें न्यूमेरिकल्स पे ही फोकस करना पड़ेगा। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स एक एनालॉगी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। किस तरह से मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या होता है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो हमारा करंट की बात करते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम स्टेडी करंट की बात करते हैं ना, स्टेडी करंट की बात करते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में जिस तरह से हमने चार्जेस की बात की तो रेस्ट चार्जेस की बात करती है ना। तो अच्छा, रेस्ट चार्जेस से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। सिमिलरली मैग्नेटोस्टैटिक्स में स्टेडी करंट से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। एनालॉगी किस तरह से है देखो, कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को रेस्ट कर चार्जेस को रेस्ट कर दें तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। अब क्या करेंगे, करंट को हम क्या करें, करंट एक चार्जेस का रेस्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन चार्ज मूव कर रहे हैं, लेकिन करंट स्टेडी है, मतलब करंट चेंज नहीं हो रहा है, करंट की डायरेक्शन सेम है, करंट का मैग्नीट्यूड सेम है, स्टेडी करंट है। ठीक है, इसका मतलब वहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड्स निकल रही है हमारी, ठीक है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है वो। ठीक है, अब क्या है, अगर हम करंट को चेंज कर दें अब, ठीक है, वो मैग्नेटोस्टैटिक्स नहीं रहेगा फिर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक अलग थ्योरी आ जाएगी। तो अगर हम करंट को चेंज कर दें तब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होगी। तो यहाँ स्टेडी करंट्स की बात हो रही है, तो दोनों में देख रहे हो स्टैटिक वर्ड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे करंट चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे चार्जेस का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है ना। तो दोनों अब क्या होगा, अगर हम करंट को भी अगर मूव करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, करंट का भी चेंज करना स्टार्ट कर दें हम, स्टेडी करंट नहीं रहेगा, मूविंग करंट रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज आ जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें इस पार्ट को स्टडी करना है। ठीक है, अब पहले एक दो यूनिट्स के अंदर, जो वीडियो लेक्चर्स के पहले एक दो आप वीडियो लेक्चर देखोगे तो उसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड्स की बात करेंगे ओनली। ठीक है, अगले फिर एक दो तीसरा चौथा जो पार्ट रहेगा, ठीक है, वीडियोस का, वो उसके अंदर हम फिर फोर्सेस की बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम मूविंग चार्जेस को लेके जाएं तो किस तरह से फोर्सेस लगेंगे ना। तो मैग्नेटिक फील्ड्स की बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स किस तरह से जनरेट होती है करंट कैरिंग एलिमेंट्स के अंदर, है ना। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहला जो साइंटिस्ट थे बायोट और स्वार्ट्स, उन दोनों ने क्या किया था, एक लॉ दिया था, बायोट स्वार्ट लॉ। तो वो उन्होंने क्या किया था, जो करंट कैरिंग एलिमेंट है वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर आर डिस्टेंस के ऊपर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। ठीक है, मान लो ये आर डिस्टेंस है, यहाँ पे इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया था, मैथमेटिकल फॉर्म दिया था। लेकिन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि करंट कैरिंग जो वायर था वहाँ से एक जो ऑस्टेड साइंटिस्ट थे उन्होंने करंट कैरिंग वायर के पास एक कंपास लेके गए, तो वहाँ से उनको क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड दिखा, तभी वो डिफ्लेक्शन हुआ था इसके अंदर, कंपास के अंदर। ठीक है, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो तो कम डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमने देखा था 10th क्लास में भी। अच्छा, तो बायर्ट्स-वॉटला ने उन्होंने मैथमेटिकली फॉर्म दिया। ठीक है, तो वो किस तरह से दिया कि इस पॉइंट पी के ऊपर जो आर डिस्टेंस से है करंट कैरिंग एलिमेंट से, अच्छा, तो यहाँ पे जो जिस पॉइंट से मैं आर कैलकुलेट कर रहा हूँ, पॉइंट पी से जो भी ये एलिमेंट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। ठीक है, करंट एलिमेंट, आई करंट पास हो रहा है करंट से, तो करंट स्टेडी है, पूरे वायर के अंदर सेम करंट आई पास होगा ना, एक चीज़ तो है। दूसरा, अगर ये डी एल लेंथ का एलिमेंट है तो जो करंट एलिमेंट होगा उसको मैं डिफाइन करूँगा, वो करूँगा मैं आई डॉट डी एल वैक्टर। ठीक है, आई पे वेक्टर नहीं है, डी एल पे वेक्टर है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है करंट एलिमेंट आइडियल। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी यहाँ से इस पॉइंट, इस जो भी आइडियल करंट एलिमेंट है वहाँ से आर डिस्टेंस पॉइंट पी के ऊपर, तो हमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, तो इस अगर क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट है तो यहाँ पे भी चेंज कितना आएगा, स्मॉल आएगा, उसको हम डी बी से लिख लेते हैं ना। तो वहाँ से इन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा कि डी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस करंट कैरिंग एलिमेंट के मैग्नीट्यूड पे, है ना, आइडियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट कैरिंग एलिमेंट के। मतलब करंट बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, एलिमेंट का लेंथ बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, है ना। दूसरी बात कि जो उन्होंने ये चीज़ भी ऑब्जर्व करी कि जो डिस्टेंस है वो इन्वर्सली स्क्वेयर के, ठीक है, इस डिस्टेंस का स्क्वेयर कर दो और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके डी बी। ठीक है, तीसरी चीज़ इन्होंने ये भी देखी कि इन दोनों बीच का एंगल, कि क्योंकि करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, आर की डायरेक्शन ये है, तो उन दोनों के बीच का एंगल जो थीटा बना रहा है, ठीक है, उसका साइन कंपोनेंट, मतलब उसका साइन थीटा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब इसको तीनों को अगर हम मर्ज कर दें तो क्या आएगा, डी बी इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट इंटू आई डी एल डिवाइडेड बाई में आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये टर्म आया। ठीक है, यही एक प्रकार से बायर्ट्स-वॉटला का एक्सप्रेशन है मैथमेटिकली फॉर्म।
अब क्या होता है कि यहाँ पे साइन थीटा का कंपोनेंट आपको दिख रहा है। वेक्टर प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। दो क्वांटिटी का वेक्टर प्रोडक्ट होता है, दोनों के प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा एंगल के बराबर है ना, इंटू एन कैप भी होता है। अच्छा, तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है हमें, साइन थीटा आ रहा है तो कहीं ना कहीं वेक्टर फॉर्म तो है ही, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म एक प्रकार से हमें यहाँ पे डायरेक्शंस भी बताएगा। अब क्या है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा राइट हैंड रूल्स, राइट हैंड थंब रूल्स है ना, वहाँ से करंट कैरिंग एलिमेंट से आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, है ना। किस तरह से निकाला था, राइट हैंड हमारे पास, ये राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं उसको। तो अगर हमारा जो थंब है वो हमारा करंट की डायरेक्शन दे रहा है ना, तो हमारा जो फिंगर्स है वो किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, है ना। ये हमने पढ़ा था। एक चीज़ हमें ये भी याद है कि ठीक है, तो इसको अगर शो करके देख लेते हैं कि अगर मान लो हमारे पास करंट कैरिंग एलिमेंट है, ठीक है, तो हमारे वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगे। अगर हमारे ये थंब की डायरेक्शन है तो हमारी फिंगर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है ना। करंट की डायरेक्शन ये है तो फिंगर्स की डायरेक्शन ये है। करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो, करंट की डायरेक्शन अगर हम चेंज कर देते हैं तो हमें पता है कि फिंगर्स की डायरेक्शन भी चेंज होएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, है ना। तो स्ट्रेट वायर्स में तो कुछ इस तरह से आया। अगर क्या करंट कैरिंग एलिमेंट हमारा सर्कुलर फॉर्म के अंदर है, कुछ इस तरह से फॉर्म हो रहा है, तो भी क्या करेंगे, हर वायर के ऊपर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। तो पर्टिकुलर राइट हैंड थंब रूल लगा दो हर वायर के ऊपर, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स आ रही थी हमारी कुछ इस तरह से आ रही थी, है ना, वी वेक्टर। इससे भी याद कर लो, या फिर उल्टा कर दो, इसके अंदर जो थंब है थंब को मैग्नेटिक फील्ड दिखा दो और जो फिंगर्स है उसको करंट की डायरेक्शन दिखा दो, तो बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे थंब रूल है उसी को इन्वर्स कर दो, ठीक है। तो इसी राइट हैंड को ही रखो और डायरेक्शंस को चेंज कर दो, थंब को अब बी दे दो और फिंगर्स को आई दे दो। तो राइट हैंड थंब रूल से भी हम पर्टिकुलर डायरेक्शन बता सकते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल एक्चुअली में आता कहाँ से, राइट हैंड थंब रूल में आप देखोगे कि इसकी डायरेक्शन और थंब की डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री रह रही है ना। 90 डिग्री का मतलब वहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स मैक्सिमम है उस करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, है ना। तो यहाँ पे वही है, सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर इस पॉइंट को मैं इस परपेंडिकुलर लेके जाऊँ इसके, तो वहाँ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखेगा, है ना। तो अगर कुछ आर्बिट्री एंगल थीटा पे लेके जाऊँ तो उनके मीडिएट कुछ हमें वैल्यूज़ मिलेगी, है ना। तो अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखना चाहूँ, ठीक है, तो उसको क्या लिख सकता हूँ, डी बी वैक्टर इज इक्वल टू, इसको क्या करता हूँ, आर कैप से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। आर कैप से मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या हुआ, डी बी वैक्टर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट की वैल्यू अगर मैं बाद में बताता हूँ क्या होता है, आई डी एल, ठीक है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर। यहाँ पे आर कैप एक डायरेक्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे क्या था, जो वेक्टर फॉर्म के अंदर हमने जो लिखा था डी एल, ठीक है। तो डी एल और आर वेक्टर, जो डी एल लेंथ है, डी एल एलिमेंट लेंथ है, उसकी डायरेक्शन, ठीक है, उसकी डायरेक्शन हमने कुछ इस तरह से लिखी है। तो यहाँ पे शो कर देता हूँ, मान लो ये डी एल एलिमेंट है, ठीक है, आई डी एल एलिमेंट है, तो डी एल की डायरेक्शन ये है ना, और हमारी आर कैप की डायरेक्शन ये है, आर वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच एंगल थीटा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा क्या कर देगा, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट ले लेगा, साइन थीटा हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो क्या करेंगे, डी एल क्रॉस आर लेना है हमें, है ना। तो डी एल क्रॉस आर देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, डी एल क्रॉस आर हमें राइट हैंड रूल से भी देखें, ठीक है। डी एल क्रॉस आर देखेंगे तो हमारा जो क्या आएगा, इनटू द इनसाइड द पेज आएगा, ना, इनसाइड द पेज हमारी डायरेक्शन आएगी। तो इनसाइड द पेज हमारी क्या हुई, यहाँ पे डायरेक्शंस आई है कुछ, है ना। अगर यहाँ पे अगर हम राइट हैंड थंब रूल भी देखें तो अगर हम एक वायर की डायरेक्शन है तो अगर हम देखेंगे जो हमारी फिंगर्स क्या करेगी, इस साइड आके क्या करेगी, इनसाइड द पेज आएगी, है ना। तो इनसाइड द पेज का आपको सिंबल्स पता होने चाहिए, इनसाइड द पेज और आउटसाइड पेज। तो इनसाइड द पेज का सिंबल क्या होता है, इनसाइड द पेज का सिंबल हम ये देते हैं, और आउटसाइड पेज का सिंबल हम ये देते हैं। दोनों सिंबल्स आपको पता होने चाहिए ना। तो यहाँ पे जो सिंबल दूंगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या दूंगा, सिंबल ये देना पड़ेगा ना। अगर वायर की उस साइड की बात करें तो सिंबल क्या आएगा, ये आएगा हमारा, है ना। क्योंकि राइट हैंड थंब रूल भी लगा लो तो ठीक है। तो अगर ये वायर की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है, तो हमारी फिंगर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड दे रही है, तो वो इनसाइड द पेज जाएगी यहाँ पे, है ना। तो जो इसका वेक्टर फॉर्म होगा वो आई डी एल क्रॉस आर कैप आएगा, ठीक है। अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहो आप तो क्या लिख सकते हो, कॉन्स्टेंट इंटू आई डी एल क्रॉस आर कैप को आर वेक्टर लिख दो, और आर वेक्टर से नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आर क्यूब आ जाएगा ना। तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। अच्छा, तो ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब क्या है, यहाँ से जो कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो वो लेते हैं म्यू नोट अपॉन 4 पाई, है ना। म्यू नोट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे म्यू नोट आ रहा है वो स्पेस पे डिपेंड कर रहा है, वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम का टर्म है म्यू नोट, तो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम कंसिडर किया है हर मीडियम के अंदर। तो यहाँ पे इसकी फिक्स वैल्यू एसआई यूनिट के अंदर
ठीक है, 10⁻⁷ ऐसा यूनिट के अंदर यही लेंगे हम। ठीक, अब हम एप्लीकेशन नंबर 1 देखते हैं जल्दी से, और जो स्ट्रेट वायर के लिए है तो वहाँ से हमें एक फॉर्मूला ही देखना है हमें, और फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ही करने हैं उसके ऊपर। तो जो स्ट्रेट वायर है उससे हमने डायरेक्शंस देख ली थी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर से। तो अगर करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर्स को अगर थंब डायरेक्शन देंगे तो फिंगर्स की डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो अगर ये करंट कैरिंग वायर है कुछ इस तरह से, तो इसके इस साइड डायरेक्शन राइट हैंड साइड क्या आएगी, अगर डायरेक्शन ये है तो यहाँ पे क्या आएगा, इनसाइड द पेज आएगा, और यहाँ क्या आएगा, आउटसाइड द पेज आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना। तो अगर एक पर्टिकुलर इस पॉइंट पी जो राइट हैंड साइड में है, यहाँ से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो यहाँ पे जो हमें डायरेक्शन तो पता लगी, इनसाइड द पेज आएगी, है ना। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना आएगा, तो मैग्नीट्यूड एट पॉइंट पी, फॉर्मूला याद कर लो कि जो भी अपन को एलिमेंट दे रखा है उनके एक्सट्रीम पॉइंट है, तो वहाँ से क्या कर लो, एंगल्स बना लो पॉइंट पी के ऊपर। एंगल्स क्या बना लो कि जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसकी अगर डिस्टेंस ए है मान लो, तो वहाँ से क्या करो, एंगल मेजर करो। तो मेजरमेंट पॉइंट होना, स्टार्टिंग पॉइंट यही होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, φ1 है। ठीक है, और इसका अपोजिट डायरेक्शन ये वाला है, तो ये कितना है, φ2 है ना। तो कितना, जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो है μ0I, जो करंट क्या है इसमें से अगर I पास हो रहा है, ठीक है, μ0 अपॉन φ, ठीक है, अपॉन 2π इंटू A। ठीक है, A क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, साइन φ1 प्लस साइन φ2 डिवाइडेड बाय में 2। ठीक है, इस तरह से भी याद कर सकते हो, या 2 को इधर लेके जाओ, 4π ये, उस तरह से भी याद कर सकते हो। ठीक है, ये आता कहाँ से, बायोट-सवार्ट लॉ से भी आता है। जिस तरह से अगर बायोट-सवार्ट लॉ के अंदर हमने क्या किया था, डायरेक्शंस के अंदर, आर डायरेक्शन के अंदर ये साइन थीटा लिया था, तो हमें क्या करना है, बस इंटीग्रेशन करना है, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक इंटीग्रेशन करना है। आर डिस्टेंस वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, तो उनकी एक रिलेशन आएगी, है ना। तो उस रिलेशन से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा यही एक्सप्रेशंस आएंगे। ठीक है, तो हम इसका डेरिवेशन तो नहीं कर रहे, लेकिन ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, अगर हम इससे देखें, केसेस बना के देखें कि कौन कौन से केस बन सकते हैं इससे, तो पहला मान लो केस कि अगर हमारे पास इन्फानाइट वायर हो। ठीक है, इन्फानाइट वायर का मतलब क्या हुआ, ये वायर है तो वायर का ये वाला पॉइंट इन्फानिटी पे है और ये वाला पॉइंट इन्फिनिटी है। तो पॉइंट पी जो ए डिस्टेंस से है यहाँ से, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो ये आएगा हमारा, क्योंकि ये वाला एंगल कितना बनेगा और ये एंगल कितना बनेगा, क्योंकि ये इन्फानाइट वायर है तो ये एंगल देखो, ये एंगल धीरे धीरे φ1 बढ़ता गया और फिर कब तक जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा ना, इन्फिनिट वायर है तो सो इन्फिनिटी तक ये एंगल कितना 90 तक चला जाएगा। ये एंगल है वो टेंड करेगा 90 को, और ये एंगल भी कितने को टेंड करेगा, 90 को। तो साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा। तो इसका कितना आएगा, μ0I अपॉन 2π ए हमें दिया होगा क्वेश्चन में, ये एक्सप्रेशन आएगा हमारा। और ये मैक्सिमम वैल्यू है बीपी इन्फाइनाइट वायर के केस में, जो ये मैक्सिमम वैल्यू आती है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, 1, इसकी 1 होगी मैक्सिमम और इसकी भी 1 होगी, तो ये मैक्सिमम केस है ना। दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या होता है कि इन्फाइनाइट वायर है हमारा, ठीक है, इन्फाइनाइट है, लेकिन एक साइड से इन्फाइनाइट है। इस पॉइंट पे हमें ए डिस्टेंस पे निकालना है, इस पॉइंट पी पे जो ए डिस्टेंस है वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अभी हाफ इन्फाइनाइट वायर है, तो हाफ इन्फाइनाइट वायर पे क्या हो जाएगा, तो एक वैल्यू जो φ1 वाली है, तो φ1 वाली तो डेफिनेटली 90 हो जाएगी, φ1 को तो हम 90 कर देंगे, लेकिन φ2 कितनी हो जाएगी, क्योंकि इधर तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो φ2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 0 0 होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, ये μ0I अपॉन 4π ये हो गया। देख रहे हो, ये इसका हाफ है जस्ट, है ना। अच्छा, और स्पेशल केस क्या आएगा, ये काफ़ी आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को, कि अगर मान लो करंट कैरिंग एलिमेंट है हमारा, जैसे कुछ इस तरह से करंट कैरिंग एलिमेंट है जो दे रखा है, ठीक है, अगर करंट कैरिंग एलिमेंट से जो पॉइंट पी है कुछ इस तरह से दे रखा है हमें, ठीक है, और यहाँ से कुछ वो एंगल बना रहा है, ठीक है, मान लो यहाँ ये एंगल हमें कुछ दे रखा है, ठीक है, ये एंगल हमें मान लो φ' दे रखा है कुछ एंगल, ठीक है। अब हमें निकालना है पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, किस तरह से निकालोगे, ठीक है। बस थोड़ा सा इसमें साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है बस हमें, कि अगर हम परपेंडिकुलर देखें, इस जो करंट कैरिंग जो वायर है इससे परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, यहाँ तो आएगा नहीं, वो कुछ यहाँ आएगा, है ना, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है ए। अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर से हमें φ1 φ2 लेना है, तो परपेंडिकुलर से φ1 φ2 कैसे लेंगे, परपेंडिकुलर से जो φ1 φ2 लेने हैं हमें, वो हम यहाँ से लेंगे, है ना, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाला एक्सट्रीम से पॉइंट से ये φ1 होगा, ठीक है, और φ2 लेना पड़ेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, तो अपोजिट तो ले नहीं सकते अब, ठीक है, तो अपोजिट नहीं ले पाएंगे तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसको इसी साइड में रोटेट कर देंगे, ठीक है, और इसको बोल देंगे -φ2। जैसे ये φ2 था तो इसको -φ2 बोल देंगे, क्योंकि जितना इस साइड गया अपोजिट डायरेक्शन में ही उतना गया, क्योंकि साइन होता है वो क्या होता है, वो अगर साइन नेगेटिव वैल्यू ले लो आप, साइन -φ ले लो, तो वो माइनस बाहर की साइड आ जाएगा, है ना।
तो वही प्रॉपर्टी अपने यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ठीक है, साइन, ठीक है, अगर ये एंगल फाई वन ही है तो इसको तो फाई वन ही रखेंगे, इससे कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरे में क्या आ जाएगा, साइन -φ2 आ जाएगा, तो -φ2 मतलब माइनस बार आ जाएगा, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, बाई 2। बस ये थोड़ा सा चेंज आएगा इस केस के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जस्ट कंफ्यूज करने के लिए बस आपको डायरेक्शंस का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके ऊपर। आपके सामने दो प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम में आपको करंट कैरिंग वायर दे रखा है पॉइंट पी जो डी डिस्टेंस से है, कुछ इस तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। दूसरे में आपको करंट कैरिंग वायर ही है कुछ इस तरह से, यहाँ से आपको ए डिस्टेंस आपको ये दे रखा है, इससे एंगल्स कुछ इस तरह का है, पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो वीडियो को आप पॉज करो और पहले आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। होप के सब ने ट्राई किया होगा। तो सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको, सीधा दिख रहा है यहाँ से तो ये तो डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये एक काम तो हमारा आसान हो गया, ये डी डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। फॉर्मूला नोट कर लो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू डिवाइडेड बाई में 2, यही था पॉइंट पी पे। अच्छा, अब क्या था, यहाँ से पॉइंट पी से फाई वन फाई टू निकालो, तो कुछ बच्चों ने ये लिख लिया होगा वैल्यू, ये नहीं आएगा, ये 90 डिग्री है तो ये 60 है, 90 है तो कितना आएगा 30 डिग्री, और ये 30 है, ये 90 है तो ये कितना आएगा 60 डिग्री, है ना। तो कितना आएगा, ये फाई वन है और ये फाई टू है ना, एंगल की डायरेक्शंस भी ये रहेगी, है ना। तो ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, दोनों पॉजिटिव में है, तो कितना आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, डिस्टेंस कितनी है डी, साइन फाई वन की वैल्यू 30 डिग्री, साइन 30 प्लस साइन 60 डिवाइडेड बाई में 2, ये आएगा ना। साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 डी की वैल्यू गिवन होगी, तो कुछ इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। लगभग बच्चों का सही होगा ये, ठीक है। दूसरा देखते हैं ये वाला, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमें अब एक दिक्कत आ रही है, डी डिस्टेंस निकालना है हमें परपेंडिकुलर इस पॉइंट पी से। डी कैसे निकालेंगे, मैंने थर्ड केस में बताया था, डी इससे परपेंडिकुलर इस तरह से खींचो, अब बता देंगे डी डिस्टेंस क्या होगा ना, बता देंगे। अब क्या है, हमें कुछ इस तरह से क्वेश्चंस दे रखा है, ठीक है, तो देखते ही पता लग रहा होगा कि हमें एंगल्स का कुछ यूज़ करना पड़ेगा। ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये 30 है, 30 60 है ना, 60 हुआ, तो ये डेफिनेटली कितना होगा 120 डिग्री होगा। तो ये 120 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये 120 डिग्री है, तो ये एंगल डेफिनेटली हमारा कितना होगा 60 डिग्री होगा, है ना। तो ये 60 डिग्री हुआ, तो ये 60 डिग्री हुआ, तो ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो कितना 150, तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। कुछ इस तरह से हमारा आ गया मैथमेटिकली, ठीक है। अब क्या है, ये ए है, तो ए का ये वाला कंपोनेंट कितना है, ए कोस 30, है ना, ए कोस 30 आएगा ना, ये अगर 30 एंगल डिग्री है तो कितना आएगा ए कोस 30। तो जो हमारा आर की वैल्यू थी वो कितनी आएगी ए कोस 30। अब ये ध्यान रखना, बस इतना ही था। अब क्या है, फाई वन फाई टू आपको पता लग रहा होगा, फाई वन की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि ये वाला एलिमेंट एक्सट्रीम पॉइंट है, तो ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो फाई वन की वैल्यू ये वाली वैल्यू, तो फाई वन की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 30 + 30 कितनी 60 डिग्री, है ना। अच्छा, और फाई टू की वैल्यू कितनी आएगी, कि इसी पॉइंट से हमें क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। थर्ड केस वही आया, इस डायरेक्शन में जा नहीं सकते, हमें क्या करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ये वाली। तो ये वाली कितनी है 30 डिग्री, तो फाई टू कितनी है -30 डिग्री, है ना। अब वैल्यू फॉर्मूला इसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा B = म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, अब आर की जगह क्या लिखेंगे ए कोस 30, है ना, इंटू साइन फाई वन साइन 60 प्लस साइन फाई टू, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन 30 डिवाइडेड बाई में 2। ये सॉल्व कर लो आप, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ से। अब प्रॉब्लम नंबर 3 और 4 देखो, कि इसके अंदर हमें कुछ करंट कैरिंग इस तरह से हमें क्यूबिक फॉर्म दे रखी है, और यहाँ हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म दे रखी है ना। तो करंट कुछ इस तरह से आ रहा है जा रहा है, तो कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है कंडक्टर्स में। तो हमें पॉइंट P जो इसके सेंटर पे है और यहाँ पे इसके सेंट्रॉइड के ऊपर है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये क्वेश्चंस तो मैं बता देता हूँ किस तरह से होगा। तो ये आप होमवर्क प्रॉब्लम है, ये आप खुद से ट्राई करना किस तरह से होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम एक एलिमेंट से निकाल लें तो सबसे निकाल सकते हैं, एक स्ट्रेट वायर से निकाल लें। किस तरह से, देखो कि अगर मैं स्ट्रेट वायर की बात करूँ, जिस जो AB है उसकी बात करूँ, तो उसकी डायरेक्शन ये है, करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसके इस साइड क्या होगी, राइट हैंड साइड इनसाइड द पेज होगी ना। तो पॉइंट P पे इनसाइड द पेज
ए बी के थ्रू होगी ना। सिमिलरली इससे देखेंगे तो इससे भी इनसाइड द पेज होगी, इससे भी देखेंगे तो भी इससे इनसाइड पेज होगी, इससे भी देखेंगे तो भी इनसाइड द पेज होगी, चारों की वजह से इनसाइड द पेज होगी, है ना। कभी मान लो कुछ ऐसा कन्फिग्रेशन हो कि दो दो एक की वजह से कैंसिल आउट भी हो रही है, अपोजिट हो रही है, तो वो माइनस लेना पड़ेगा आपको साइन, है ना। इसमें सारे एडिशन हो रही है पॉजिटिव में, तो मैं 1 से निकाल लूँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ए बी पार्ट से मैं निकाल लेता हूँ, ए बी पार्ट से कितनी आएगी, है ना। ए बी पार्ट से पॉइंट पी के ऊपर, तो बी पी निकाल लूँगा ए बी पार्ट से, है ना। कितना आएगा, तो ये वाली डिस्टेंस अगर मान लो इसकी साइड ए गिवन है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पॉइंट पी से, a/2। अच्छा, हमें एंगल कहाँ से लेना है, ये वाला एंगल लेना है और ये एंगल लेना है, तो ये हमारा 45 एंगल हो जाएगा और ये हमारा एंगल 45 हो जाएगा। फॉर्मूला लगा दो, μ0I/2π a/2, है ना। साइन 45 प्लस साइन 45 डिवाइडेड बाई में 2, यही आएगा। तो यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2√2 μ0I/, ठीक है, कुछ इस तरह से ही आएगा आपका μ0I/πa, ठीक है। तो कुछ आपका इस तरह से निकल के आएगा 2√2 μ0I/πa, ठीक है। अच्छा, अगर आप डिवाइडेड बाई में आपका 4 भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो कि अगर आपको ए बी लेंथ है उससे कुछ इस तरह से निकल के आया, तो चारों आपका एडिशन हो रहा है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी सबका एडिशन होगा क्योंकि सारे एक ही डायरेक्शन के अंदर हैं यहाँ पे ये वाली। तो हमारा नेट कितना आएगा 4 टाइम्स इसका, तो 4 × 2√2 डिवाइडेड बाई 4 μ0I/πa कितना आएगा 2√2 μ0I/πa। ए हमें गिवन ही है, पाई की वैल्यू 3.14, आई की वैल्यू भी हमें गिवन होगी, ठीक है, μ0, ठीक है। या फिर आप 4 और 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके μ0/4 की वैल्यू 10⁻⁷ लिख सकते हो, है ना। तो उससे भी कर सकते हो। अच्छा, तो इस तरह से हमारा ये सोल्व हो जाएगा। अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम सेम इसी कंसेप्ट से करना आपको कि ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि हमें 2 करंट कैरिंग वायर दे रखे हैं, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, जिसका करंट आई है और डायरेक्शंस तो मैंने डॉट से दिखा रखी है, मतलब आउटसाइड द पेज डायरेक्शन है, कुछ इनफाइनाइट वायर है। तो इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया था एक पॉइंट पी डिस्टेंस के ऊपर, मतलब पॉइंट आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट पी है, तो उस पॉइंट पी पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा μ0I/2πr, यही आएगा, क्योंकि साइन वाला टर्म कितना हो जाएगा, साइन 90 साइन 90 1 और 1/1 वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला टर्म आएगा ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है आर डिस्टेंस के ऊपर एक इनफाइनाइट वायर से, ठीक है। तो हमें हर पॉइंट के ऊपर MNO के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड्स निकालने हैं कि कितने मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगे। अच्छा, तो वायर की डायरेक्शन हमारी क्या है, आउटसाइड द पेज है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेते हैं। पर्टिकुलर इस वायर से देखेंगे तो इस वायर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो इस वायर की जो भी लेफ्ट हैंड साइड होगा, ठीक है, उसमें तो नीचे की साइड आएगा, और जो भी राइट हैंड साइड में होगा उसमें क्या आएगा, ऊपर की साइड आएगा, इस डायरेक्शन के अंदर आएगा। तो ब्लू कलर का जो वायर है उससे इस वाले M पॉइंट पे जो आएगा वो नीचे की साइड आएगा, N के पॉइंट के ऊपर आएगा वो क्या आएगा, ऊपर की साइड आएगा, और इसकी साइड भी ऊपर आएगा, है ना, ओ पे भी। सिमिलरली रेड कलर का जो वायर है उससे क्या आएगा, इसमें भी ऐसे लगाएंगे रूल, तो इसके जो राइट हैंड साइड है उसमें तो ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड में उसमें नीचे की डायरेक्शन में आएगा। कैंसल आउट की प्रोबेबिलिटी, यहाँ कुछ कैंसल आउट की प्रोबेबिलिटी बन रही है, बाकी यहाँ पे क्या हो, एडिशंस ही हो रहे हैं, दोनों इस सेम सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। अब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड हमारा, क्योंकि 1/r है ना। तो अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ देखें आर के साथ में, तो वो इसको इस तरह से कर रहा है ना, बिल्कुल आर अगर 0 को टेंड करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट को टेंड करेगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर पॉइंट बिल्कुल पास है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर तो देख रहे हो, जो ये वाले पॉइंट्स हैं जहाँ पे आर की वैल्यू इन डिस्टेंस से जो आर की वैल्यू है वो काफ़ी कम है, तो यहाँ पे तो लगभग वो इनफाइनाइट को टेंड करेगा। तो यहाँ बताना तो काफ़ी मुश्किल है कि मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन हमें तो इन 3 पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, वो तो हम बता देंगे। कैसे बताएंगे, यहाँ पे देखो, अब देखो कि हमारे यहाँ से डिस्टेंसेस क्या क्या बन रही है उस वायर से, ठीक है। जैसे ये वाला पॉइंट है M पॉइंट, इस वायर से कितना डिस्टेंस पे है, D डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। और ये वाला N पॉइंट है, इस वायर से कितना डिस्टेंस पे है, D डिस्टेंस पे है, और O पॉइंट इस वायर से कितना डिस्टेंस पे है। अब देखो ये 3D डिस्टेंस पे है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे तो सेम आएगी मैग्नेटिक फील्ड, और लेकिन इनका जो डायरेक्शन अलग अलग होगा इन दोनों पे, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो 3D है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। तो 3D वाले को अलग डिनोट कर देते हैं और D वाले को अलग कर देते हैं। तो D वाले को हम B से डिनोट कर देते हैं और 3D वाली डिस्टेंस को B डैश से डिनोट कर देते हैं, है ना। तो B वाले का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, μ0I/2πd, है ना। B डैश वाला μ0I/d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे D की वैल्यू यहाँ पे 3D आ जाएगी ना, तो 2π 3D, है ना, 3D, तो B डैश हो गया,
है ना। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर के अंदर जो ये वाला डिस्टेंस है, इसके इसका इसका कितना आएगा, बी मैग्नीट्यूड आएगा। इसका कितना आएगा, इसका भी बी आएगा, लेकिन इसका कितना आएगा, बी डैश आएगा। सिमिलरली अगर रेड वाले की बात करें, रेड वाले से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी डिस्टेंस है, ये वाला डी डिस्टेंस है, करंट दोनों में सेम ही है ना, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, 3D डिस्टेंस है। तो देख सकते हैं कि ये डी वाले डिस्टेंस पे तो बी आएगा, इसमें भी बी आएगा और इसमें भी बी आएगा, लेकिन ये वाला डिस्टेंस 3D है, तो यहाँ से कितना आएगा, बी डैश आएगा। तो यहाँ पे बी डैश आ रहा है, बी डैश बी आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ नेट कितना है, नीचे साइड है दोनों, तो नेट रिजल्टेंट किधर आएगा, नीचे की साइड आएगा। नीचे की साइड रिजल्टेंट आएगा कितना आएगा, बी प्लस बी डैश। यहाँ पे ऊपर की साइड रिजल्टेंट आएगा कितना आएगा, बी प्लस बी डैश। और यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दोनों डिस्टेंस कितनी है, डी और डी है, तो ऊपर वाला कितना आएगा, ऊपर वाला बी है और नीचे वाला भी बी है दोनों, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ तो 0 आया, यहाँ नीचे की साइड आया, यहाँ ऊपर की साइड आया। वैल्यू पुट करके तो निकाल सकते हैं बी और बी डैश की वैल्यू, क्योंकि आई की वैल्यू हमें 10 एम्पियर दे रखी है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 पाई, और डी की वैल्यू हमें शायद 2 सेंटीमीटर दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर हमें 2 सेंटीमीटर दे रखी है तो 2 सेंटीमीटर को कर देंगे मीटर में कन्वर्ट, 2/100 कर देंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली ये आ जाएगा, यहाँ पे 3 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यूज़ निकाल सकते हो, यहाँ नेगेटिव में आएगी, यहाँ पॉजिटिव में आएगी। नेगेटिव मतलब डायरेक्शन, अगर मैं साइन कन्वेंशन देखूँ, अगर ऊपर की साइड एक्स पॉजिटिव रखूँ तो नीचे की साइड नेगेटिव आएगी। अच्छा, अगर हम ग्राफ देखें इसका, ठीक है, अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला एन पॉइंट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट मान लेते हैं ओ पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं एम पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ देखेंगे, ठीक है, तो एन पॉइंट पे तो हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे तो 0 आएगा। यहाँ पे क्या है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और एन पे क्या आ रही है, कुछ नेगेटिव वैल्यू आ रही है, कुछ इस तरह ही आ रही है। और मैंने बताया था ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे तो डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी कम डिस्टेंस हो जाएगी, तो आर काफ़ी कम हो तो इन्फाइनाइट को टेंड करेगा। तो ये वाले 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे वायर रखे गए हैं हमारे, उन पॉइंट्स पे तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आएंगी, लगभग यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी वो लगभग इन्फाइनाइट को टेंड करेगी, है ना। तो अब देखो, यहाँ पे वैल्यूज़ तो इन्फाइनाइट को टेंड कर रही हैं इन पॉइंट्स के ऊपर, तो इन्फाइनाइट का मतलब, अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है, क्योंकि ये नेगेटिव भी थी और ये इन्फाइनाइट को टेंड करी, तो नेगेटिव इन्फाइनाइट को टेंड करेगी, तो कुछ ग्राफ यहाँ पे इस तरह से आएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे वैल्यू इन्फाइनाइट को टेंड कर रही थी और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, देख रहे हो। तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, ये टच नहीं करेगा, खैर कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा हमारा, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखें, यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ तो 0 तो आएगा। अब डिसकंटिन्यूटी है, तो ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, और कुछ ग्राफ इस तरह से आएगा हमारा। तो ये जो हमने ब्लैक कलर से शो किया, तो टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों वायर्स के कारण, वो कुछ हमें इस तरह से शो करेगी, ठीक है। तो कई बार एडवांस प्रॉब्लम में के अंदर, एडवांस के अंदर काफ़ी बार ये प्रॉब्लम्स इस तरह से पूछ लेता है कि वायर्स दे रखी है, तो मैग्नेटिक फील्ड्स के जो ग्राफ बता दो हमें कि किस तरह से होगा। अगर करंट की डायरेक्शन मान लो चेंज कर दो, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, तो फिर क्या होगा। तो आप होमवर्क प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम में आपको इस आई को मैग्नीट्यूड सेम रखना है, डी सेम रखना है, तो उसको प्रॉब्लम नंबर 6 दे दो आप। अब क्या करो, इस आई को, रेड वाले आई को आप क्या कर दो, ये वाला कर दो। ये वाला करने के बाद में मेरे को आप तीनों चीज़ें बताओ, ठीक है, फिर उसके बाद इसका ग्राफ भी बताओ, ठीक है। ये सॉल्व करके आप देखना कि क्या निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक होमवर्क प्रॉब्लम और भी है जो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या करना आपको, उसमें आपको कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लेना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, कि जो करंट का डायरेक्शन है इसके अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, इनसाइड द पेज ले लेता हूँ, इसमें आउटसाइड द पेज ले लेता हूँ। इसी सिमिलरली ये क्वेश्चन है वैसा ही, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, डी डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें डी दे रखी है, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट एक्स डिस्टेंस निकालना है यहाँ से, जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगा। वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका ये सब क्वेश्चन ही मान लो एक, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी आप एक बार ट्राई करके देखना। अब हम एप्लीकेशन 1 का लास्ट टाइप के प्रॉब्लम देख लेते हैं। कुछ इस तरह से प्रॉब्लम है कि हमें करंट दे रखा है इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है, और ये क्यूबिक कंडक्टर है, और इसके अंदर हमें क्यूबिक वायर कंडक्टर है, उसमें से करंट कुछ इस तरह से दे रखा था। आई आउटगोइंग करंट है, ठीक है, इनकमिंग करंट है, और आई आउटगोइंग करंट है, ठीक है। तो इसको मेंशन कर देते हैं ABCD नाम से, मान लो, ठीक है। इसका मतलब करंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे बैटरी लगी है ना, कुछ इस तरह से इमेजिनरी बैटरी मान लो, ठीक है, जिसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और कांस्टेंट स्टेडी करंट जा रहा है। तो अब देखो, तो करंट आई गया, तो
वायर क्या है, सेम ही वायर है, ठीक है। तो दोनों का रेजिस्टेंस इसका सेम होगा, तो दोनों साइड करंट क्या सिमेट्री से देखेंगे तो यहाँ भी करंट सेम जाएगा। तो ये आई है तो यहाँ से I/2 जाएगा और यहाँ से भी I/2 जाएगा। यहाँ I/2 आया, I/2 आया, है ना। कुछ इस तरह से I/2 फ्लो करेगा। तो हर वायर से देखेंगे। अब देखो करंट की अब क्या होगा, तो पहले वाले जो हमने क्वेश्चन देखे थे तो हमने कुछ उसमें करंट की डायरेक्शन क्या थी, ये थी, ऐसे सेम थी, है ना। सेम थी तो वो क्या हो रही थी, सब एक दूसरे के साथ क्या हो रही थी, एडिशन हो रही थी, है ना। यहाँ पे एडिशन हो रही थी, इसे देख रहे थे। लेकिन यहाँ देखो अब इस वायर के कारण क्या आएगा, AB वायर के कारण इनसाइड द पेज आएगा, इसको क्रॉस से किया। इस वायर के कारण भी इनसाइड द पेज आएगा, क्रॉस किया। लेकिन अब इस वायर के कारण देखो, इस वायर के कारण AD वायर के कारण क्या होगा, आउटसाइड द पेज आएगा। और इस वायर के कारण क्या आएगा, आउटसाइड द पेज। क्योंकि ये पॉइंट सबसे सेम डिस्टेंस के ऊपर और सबसे सेम करंट पास हो रहा है, तो ये वाले दोनों मैग्नीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और पॉइंट P के ऊपर BP जो आएगा वो 0 आएगा। देख रहे हो, ये वाला पॉइंट इसको कैंसिल कर देगा, वाला इसको कैंसिल कर देगा, तो नेट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक प्रॉब्लम्स हो गई है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम देखो आप ट्राई करके, ठीक है। अगर इस वायर में मैं क्या कर दूँ, कुछ इस तरह से कर दें हम, यहाँ से करंट I जा रहा है और यहाँ से करंट I निकल रहा है। पॉइंट P के ऊपर हमारा क्या बताना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि वो किस तरह से निकल के आएगा, ठीक है। तो अगर सेम ही है, इसकी डिस्टेंस मान लो A है, ठीक है। तो आप अब ले लो वैल्यूज़ ले लो, I की वैल्यू मान लो 10 एम्पियर ले लो, ठीक है। और A की वैल्यू आप ले लो 5 सेंटीमीटर। तो मुझे पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 8 से मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका मेंशन करके देना आंसर, क्योंकि इसका आंसर तो आएगा, वैल्यूज़ आएंगे कुछ, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जैसे अगर मान लो करंट I फ्लो कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो करंट अगर I फ्लो किया यहाँ से, तो देख सकते हो कि करंट किस तरह से फ्लो करेगा, करंट कितनी वैल्यूज़ किस में फ्लो करेगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा 10th क्लास में जाना पड़ेगा, ठीक है। 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट थोड़ा सा, क्योंकि इस वायर का रेजिस्टेंस, है ना, इस वायर का रेजिस्टेंस से अलग होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी लेंथ मान लो A है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाला टोटल वायर, क्योंकि करंट एक पाथ तो करंट ने ये लिया है, दूसरा पाथ ये लिया है जिसके अंदर करंट I है। तो इसको मैं ले लेता हूँ I1 करंट और इसको लेता हूँ I2, और I1 और I2 दोनों अलग अलग होंगे। कितने होंगे, क्योंकि जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, क्योंकि लेंथ इसकी L ही है, A ही लेंथ है। तो I1 वाले की लेंथ कितनी है, A ही है, लेकिन I2 वाले की लेंथ कितनी है, A 3A है ना। तो इसका रेजिस्टेंस मान लो R है, तो इसका रेजिस्टेंस 3R होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। एरिया दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है, ठीक है। अच्छा, तो रेजिस्टेंस इसका R है, इसका 3R है। तो इसको कुछ इस तरह से सपोज कर सकते हैं, ये I है तो इसमें रेजिस्टेंस R फ्लो ऐसे जा रहा है और इसमें 3R है ऐसे, है ना। तो ये I1 है और ये I2 है, I1 I2 निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये होमवर्क प्रॉब्लम है आपकी, करके देखना कि I1 I2 कैसे निकलेंगे। अगर मान लो दो पैरेलल है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। किसी भी पोर्शन I के अंदर निकालने का फॉर्मूला होता है उस क्या नाम है, उसी ब्रांच से जो रेजिस्टेंस होता है उसको R डिवाइडेड बाय में नेट R, जो जितना R प्लस R डैश, ठीक है। अगर मान लो इस ब्रांच में निकालना है तो R डिवाइडेड बाय में R प्लस R, मतलब 3R डिवाइडेड बाय में 4R, ठीक है, इनटू नेट करंट I। तो ये वहाँ से उस ब्रांच से करंट निकल के आ जाएगा I1, ठीक है। कुछ इस तरह से जैसे I2 निकालना हो इस ब्रांच से तो कितना आएगा, अगर मान लो ये इस ब्रांच से तो 3R और 3R हो जाएगा यहाँ पे, और इस ब्रांच से निकालना हो कितना आएगा, R डिवाइडेड बाय में R प्लस 3R, है ना, इनटू I। तो दोनों से करंट आ जाएगा, दोनों करंट आ जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, ठीक है, आराम से निकल के आ जाएगा ये। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स है करंट वाले, वो भी कर सकते हैं हम कि सर्किट में। तो अब इसमें जैसे 4 दे रखे हैं, इसमें हो सकता है कि आपको इस तरह से भी दे दें, ठीक है, कि करंट यहाँ से गया I और यहाँ से करंट आउट हुआ, ठीक है, I। तो अब बताओ कितना होगा। तो सिमिलरली वही लगाना है, एक में आप I1 मान लेना और इसमें मान लो I2 मान लो। ये I2 गया, ये तो I2 यहाँ से गया, I1 यहाँ से गया, तो I1 I2 का इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R और इसका रेजिस्टेंस R। अब ये वाला फॉर्मूला लगा के आप निकाल लो करंट निकाल लोगे तो वहाँ से आपका मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो आप सेंटर पे, है ना। तो इस पर काफ़ी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और भी। अच्छा, अब इसके बाद अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं, ड्यू टू सर्कुलर रिंग, ठीक है। अब तक हमने स्ट्रेट वायर की बात की थी, अब रिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 2, तो एप्लीकेशन नंबर 2 में सर्कुलर रिंग की बात करनी है। तो अगर एक सर्कुलर रिंग है उससे करंट क्या पास हो रहा है, आई करंट पास हो रहा है। तो मैंने कुछ इस तरह से शो कर दिया, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, करंट इस तरह से ही पास होता है ना, एक दूसरे में मिलेगा नहीं। कुछ इस तरह से सर्किट बना हुआ है, ब्रेकेज हो यहाँ से। तो कुछ इस तरह से मान लो रिंग में करंट आई फ्लो कर रहा है ना। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर भी कि राइट हैंड थंब रूल होता है। अगर मैं उसकी थंब की और फिंगर्स की डायरेक्शन अब चेंज कर दूँ,
अब मैं थंब की डायरेक्शन क्या कर दूँ, मैग्नेटिक फील्ड, और फिंगर्स की डायरेक्शन करंट कर दूँ। तो फिंगर की डायरेक्शन अगर करंट कर दूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी मेरी, थंब की डायरेक्शन है ना। तो अगर मैं फिंगर की डायरेक्शन करंट कर दूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, हमारी थंब की डायरेक्शन आएगी। तो अगर मान लो करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी के ऊपर इधर आएगा ना। तो पॉइंट पी पे अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये डायरेक्शन की बात होगी, मैग्नीट्यूड निकालना हो बाइट से वाट ला लगाएंगे हर एलिमेंट से, तो हमारा जो नेट फॉर्मूला निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा। आपको यही याद करना है ना, क्या निकल के आएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा इस पॉइंट पी पे। क्या गया, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वेयर। आर क्या है, इस रेडियस जो रिंग है उस रिंग की रेडियस है आर, ठीक है। तो रेडियस आर उसका स्क्वेयर डिवाइड बाई 2, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला याद ही कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर हम केस नंबर 1 बनाएं, इस पॉइंट को अगर हम क्या करें, इस पॉइंट को सेंटर पे लेके आएँ। तो अगर मान लो ये कोई रिंग है, इससे करंट आई फ्लो कर रहा था, इस पॉइंट पी को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, इसको केस नंबर 1 दे देते हैं। तो पॉइंट पी को यहाँ रख दिया, तो एक्स की वैल्यू मैंने क्या कर दी, यहाँ पे 0 कर दी। अगर x की वैल्यू अगर हम 0 कर दें यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वेयर से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर क्यूब, आर स्क्वेयर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो 2r नीचे आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बीपी कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट निकल के आएगा। अगर सेंटर की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगा, और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन तो वही रहेगी, इससे आउटसाइड द, मतलब इस जो रिंग है इसका प्लेन से आउटसाइड होगी, इस डायरेक्शन में अंदर होगी। करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पॉइंट पी अगर मेरा सेंटर पे आ गया तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस तरह से आएगी, है ना। और अगर मान लो इस रिंग के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n है, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, रिंग क्या हुआ, सोलेनोइड की फॉर्म में है, काफ़ी सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, तो कुछ नहीं, n से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। इसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से मल्टीप्लाई कर दो, ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस बनाते हैं। दूसरा केस क्या बन सकता है हमारा, केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 ये बन सकता है कि अगर हम इस x पॉइंट को, जो मेरा x वाला पॉइंट है, इसको क्या करते हैं, काफ़ी दूर लेके चले जाएँ हमारा यहाँ से, ठीक है। ये वाला x पॉइंट हमारा काफ़ी दूर लेके चले जाएँ यहाँ से। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये अगर आप काफ़ी दूर लेके चले जाएँ हम, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, जो एक्स स्क्वेयर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा आर स्क्वेयर से। इसका मतलब ये हुआ एक्स काफ़ी ग्रेट ज़्यादा है आर से, तो एक्स स्क्वेयर काफ़ी ज़्यादा है आर स्क्वेयर से, एक्स स्क्वेयर है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा होगा, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे आर स्क्वेयर को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, देख लो यहाँ से, म्यू नॉट आई, आर स्क्वेयर ऊपर ही है, नीचे क्या है 2। अच्छा, नीचे आर स्क्वेयर को कब नेगलेक्ट कर देना है हमने, तो नीचे एक्स स्क्वेयर है, एक्स की स्क्वेयर से 2 कैंसिल, तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा ना। तो यहाँ पे ये जो वेरिएशन आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x3, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x3 आया है ना। अब तो डिस्टेंस को अगर हम बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, तो जो वेरिएशन रहेगा वो x3 की फॉर्म के अंदर होगा हमारा, 1/x3 की फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ग्राफ कुछ अलग तरीके से ही बनेगा इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर्स में जाएंगे तो हम मैग्नेटिक मूवमेंट्स की बात करेंगे ना, जब मैग्नेटिज्म की बात करेंगे हम तो मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करेंगे। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होता है वो हमारा जो उसको m से डिनोट करते हैं, और वो होता है एरिया, ठीक है। एरिया को अगर हम करंट से मल्टीप्लाई कर दें, जो सर्कुलर रिंग का करंट है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, उसके एरिया से, मान लो ये कुछ करंट फ्लो कर रहा है और उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, A/I, है ना। एक्चुअली में तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैं स्केलरली बता रहा हूँ, कुछ इस तरह से होता है। तो एरिया कितना होता है रिंग का, πr² और करंट I। तो यहाँ पे इसको मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी बना सकते हो, जैसे मान लो पाई से मल्टीप्लाई, पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो πr² को m लिख सकते हो, लिख सकते हो म्यू नॉट आई इंटू एम डिवाइडेड बाई में 2πx3, कुछ इस तरह से भी बना सकते हो आप, ठीक है। तो हमारा इस तरह से रिलेशंस भी आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये तो मैंने क्या की, कंप्लीट रिंग की बात करी, केस नंबर 2 भी देख लिया। केस नंबर 3 कुछ इस तरह से भी बना सकते हो कि ये डिस्टेंस को, एक्स डिस्टेंस को आर डिस्टेंस ही ले लो, आर डिस्टेंस लोगे तो कुछ वैल्यूज आएंगी, तो आप बना सकते हो। अच्छा, अब एक जनरल फार्मूला, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो मैं बता देता हूँ कि ये रिंग तो क्या है, फुल रिंग है। कई बार क्या होता है, रिंग अपने को क्या होता है, रिंग कुछ जनरल थीटा की रिंग दे रखी होती है। जैसे मान लो इस रिंग को मैं कर दूँ हाफ रिंग कर दूँ, करंट मेरा कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट पी पे जो इसके सेंटर ही है, इमेजिनरी सर्कल था उसका तो सेंटर ही है ना ये, तो इस सेंटर पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अब देखो कुछ इस तरह से है, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की साइड जाएगी, तो अंदर की साइड जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, है ना। इस पॉइंट पी पे निकाल दो, या क्वेश्चन में मुझे कुछ क्वार्टर रिंग दे दे इस तरह से, ठीक है, करंट की डायरेक्शन यही है, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, तो होगी तो डायरेक्शन यही है ना। अच्छा, इन जनरल कुछ थीटा वाली दे दे कि कुछ इस तरह से रिंग है, इस पॉइंट पी पे जो मुझे बतानी है, तो ये एंगल मान लो थीटा है, जो अगर मान लो, सॉरी, करंट की डायरेक्शन है ये वाली, ओनली ये एलिमेंट है, ये तो हमें
ये वाला जो एलिमेंट है करंट कैरिंग एलिमेंट, और ये क्या है, ये जो नॉर्मली डायरेक्शंस दे रखी है हमें, दोबारा बना देता हूँ उसका, ठीक है। ये हमारा वायर है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो इन प्रॉब्लम्स में हम क्या करेंगे, इन प्रॉब्लम्स में हमें बस ये वाला फॉर्मूला उठाना है, बी कितना था, म्यू नोट आई अपॉन 2 आर, ये सेंटर का हमें पता है, सेंटर का पता है। अब हमारा क्या है, जितने फ्रैक्शंस में ये डिवीज़न हो रहा है उतना फ्रैक्शन ही मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रैक्शन का मतलब कि मान लो सेंटर से जो ये वाला वायर है वो कितना फ्रैक्शन के अंदर बचा है हमारा। फ्रैक्शन का मतलब तो पहले एंगल कितना बना रहा था, सेंटर से पूरा वायर कितना एंगल बना रहा था, 4 पाई एंगल 2 पाई एंगल बना रहा था, मतलब 360 एंगल बना रहा था पूरा। अब कितना हुआ 360 से, जैसे मान लो ये वाला वायर है, अब 360 से कितना बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है। ये वाला एंगल कितना है, थीटा, 180 डिग्री बचा। ये कितना बचा, 90 डिग्री बचा। तो ये हाफ बचा, ये 1/4 बचा, ये कुछ आर्बिट्री एंगल बचा, है ना। तो जितना रेशियो बचा उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको θ/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना ही याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। सेंटर वाला इनटू उसका फ्रैक्शन मल्टीप्लाई। तो इससे देख लो आपको कितने सारे क्वेश्चंस का कितने इजी हो जाएंगे। जैसे हाफ रिंग है, हाफ रिंग में आपको क्या करना है, थीटा कितना है हमारा, थीटा यहाँ पे 180 डिग्री है, थीटा हमारा कितना है यहाँ पे 180 डिग्री, और तो थीटा अपॉन पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई कितना हो जाएगा, 180/360 कितना 1/2, है ना। तो यहाँ पे 1/2। सिमिलरली यहाँ कितना हो जाएगा 360/90, सॉरी 90/360 कितना हो जाएगा 1/4। तो यहाँ 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना इस वाले फॉर्मूले में, है ना। तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस वाले में फॉर्मूला हाफ रिंग में कितना आ जाएगा, म्यू नोट आई अपॉन 4 आर हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, म्यू नोट आई अपॉन 8 आर हो जाएगा। बस कुछ नहीं, 1/4 से मल्टीप्लाई करना है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर। तो जनरल फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना, ये वाला थीटा मत ले लेना, थीटा है ये वाला, जितना फ्रैक्शन जो जितना रिंग का वायर है जो है उसका फ्रैक्शन, तो उसका फ्रैक्शन तो ये एंगल ही देगा ना हमें, थीटा। अगर मान लो हाँ ये अगर वायर कुछ इस तरह से होता या इस पॉइंट पे निकालना होता हमें, ये सेंटर है मान लो, तो ये वाला फ्रैक्शन थीटा है। हाँ ये देख सकते हो थीटा जो फ्रैक्शन है अब, ठीक है। इसमें ये वाला थीटा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ध्यान रखना है, बस θ/2 से मल्टीप्लाई करना है और आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इसके ऊपर। तो ये प्रॉब्लम देखो कि इसके अंदर हमें 2 रिंग्स गिवन है, कंसेंट्रिक रिंग्स, है ना। तो करंट हमें दोनों डायरेक्शन सेम दे रखा है कि एंड क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। इसमें इस पार्ट में क्या है, हमें एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज, करंट का मैग्नीट्यूड सेम है दोनों में, आई रेडियस R1 R2 दे रखा है। तो बस कुछ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड देख लो, दोनों में करंट सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड रूल से लगाओ। अगर करंट की डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड थंब से नीचे की साइड, इनसाइड द पेज मीन्स ये वाला पॉइंट आएगा, है ना। तो ये इससे भी आएगा और इससे भी आएगा, तो दोनों का क्या होगा, इस पार्ट में क्या होगा, एडिशन होगा, दिस प्लस दिस। ये किसका है, मान लो ये अंदर वाले रिंग का है B1 और इसी वाला B2। तो B1 B2 की वैल्यू निकाल लो। B1 की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन, रिंग से कितना होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2R, है ना। एक रिंग से कितना होता है सेंटर के ऊपर, म्यू नॉट आई अपॉन 2R, R रिंग का रेडियस है ना, आई से करंट फ्लो हो रहा है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2R लगाना है अपने को। तो 2R किसका लगाओगे, B1 इससे R1 से, तो इसका लगाओगे 2R1, इससे इसका कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2R2। दोनों में करंट सेम है तो आई हो जाएगा और दोनों को एडिशन कर दोगे आप, ठीक है। तो निकल के क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 1/R1 प्लस 1/R2। ये बी नेट निकल के आ गया। सिमिलरली इस पार्ट में देख लो, अब क्या है, इस अंदर वाले रिंग के कारण क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया B1 प्लस, अब B2 देख लो, B2 का क्या होगा, अब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो डायरेक्शन का मतलब अब इसका क्या डायरेक्शन हो गया, ऊपर की साइड हो गया। तो ऊपर की साइड क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब देखो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड किसका होता है, कि मैग्नेटिक फील्ड 1/R वेरिएशन है इस तरह से, तो रेडियस बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। तो क्योंकि करंट दोनों में सेम है, रेडियस किसका ज़्यादा है, रेडियस बाहर वाले का ज़्यादा है, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। तो इन दोनों का नेट कहाँ आएगा, जैसे इन दोनों का नेट कहाँ आया था, अंदर की साइड ही आया था, लेकिन इन दोनों का नेट कहाँ आएगा, B1 ज़्यादा है B2 ज़्यादा है, B1 ज़्यादा है क्योंकि रेडियस कम है, इसका ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, तो कहाँ आएगा, ऊपर की साइड ही नेट आएगा। तो जो नेट आएगा वो तो यही आएगा, इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो यही इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, मतलब इनसाइड द पेज ही आएगा। तो दोनों का एडिशन कर लो, मतलब अब क्या होगा, लेकिन अब क्या होगा,
ज़्यादा वैल्यू इनमें से किसकी है, b1 की ज़्यादा है, ठीक है। इसको फिर ये क्या है, इनसाइड द पेज है तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये घटा रहा है इसको, ठीक है। ये क्या है, ये इनसाइड द पेज है और ये आउटसाइड द पेज है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ये नीचे है एक ऊपर है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। तो b1 माइनस b2 कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r1 माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2r2, कितना आएगा यहाँ से, म्यू नॉट आई अपॉन 2 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। यहाँ से देख भी सकते हो r2 माइनस r1 तो वो पॉजिटिव टर्म आएगी, है ना। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड ही आएगा और किस डायरेक्शन के अंदर आएगा, नीचे की साइड। अच्छा, उल्टा कर देता, यहाँ से आई इस डायरेक्शन में कर देता था, आई इस डायरेक्शन में कर देता, दोनों के आई बदल देता तो क्या करता, तो यहाँ पे ये जो नेट रिजल्टेंट आता वो क्या आता, ऊपर की साइड आता। समझ रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या दे रखा है, 2 रिंग्स दे रखी है ना। अब कंसेंट्रिक नहीं, कंसेंट्रिक का मतलब कंसेंट्रिक तो है लेकिन उनका प्लेन कंसेंट्रिक नहीं है, दोनों प्लेन एक दूसरे पे लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे प्लेन एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों का सेंटर दोनों पे मैच हो रहा है दोनों का। ये वाली रिंग कुछ इस तरह से 90 डिग्री पे है, इसका प्लेन और इसका प्लेन आपस में ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है। दोनों की रेडियस आर दे रखी है, दोनों में करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आसान है, इस जो नीचे वाली ये वाली है उससे मैग्नेटिक फील्ड ये आएगी और जो ये वाली है उससे मैग्नेटिक फील्ड ये आएगी। तो निकाल लो दोनों का, मान लो इस वाले से निकाल लो, इस वाले की कितनी आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, इस वाले से कितनी आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बस दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसकी मान लो x कैप है और इसकी क्या है, y कैप है ना, यही तो है। तो दोनों का नेट b कितना आएगा, b वेक्टर, है ना, क्योंकि अब क्या है, दोनों का वेक्टर फॉर्म आएगा। तो इसके कारण कितना आएगा, ये डायरेक्शन, इसके कारण क्या आएगा, ये डायरेक्शन, दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, b नेट, ठीक है। तो b नेट का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, तो b नेट का अगर मैग्नीट्यूड निकालो तो कितना आएगा, दिस प्लस दिस, है ना। फिर लेकिन उसका अंडर रूट टाइम्स हो जाएगा, अगर मान लो ये b आ रहा है रिजल्टेंट हमारा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो कितना हो जाएगा, ये √2b हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, बी नेट √2 इंटू बी, तो √2 इंटू दिस, ये जो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए √2 आया यहाँ पे, है ना। तो बी कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अलग अलग वैल्यूज़ अगर मान लो इसके अंदर एक में करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा हो, अगर मान लो एक में करंट 2i फ्लो कर रहा हो तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, है ना, डेफिनेटली यहाँ पे 2i आ जाएगा। तो इस केस में √2 ए वाला नहीं लगाओगे, इसमें क्या होगा, वेक्टर एडिशन लगा दोगे फिर आप, ठीक है, वेक्टर एडिशन से आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो इस तरह से आप डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर आपको रिंग्स दे रखी हो तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स देखते हैं, इसके अंदर क्या है, अपनी एप्लीकेशन नंबर 1 और 2 दोनों को मिक्स कर दिया है कि मतलब इन्फानेट वायर भी दे रखा है और क्या कर रखा है हमें, मतलब वायर भी दे रखा है और रिंग भी दे रखा है ना। तो अब दोनों को कंसेप्ट यूज कर लेंगे। जैसे अगर हमारी हाफ रिंग है तो हाफ रिंग का हमें पता है क्या होता है, हाफ रिंग का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये हाफ रिंग और पॉइंट पी पे निकालना है हमें ना। तो अगर इसमें करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पी पे क्या आएगी, इस रिंग के कारण आएगी ऊपर की साइड में, ठीक है, जिसको हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं, है ना। तो इसकी ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन कितना, पहले कितना था 2r था, अब मैंने बताया था इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो जितना फ्रैक्शन है फुल रिंग का, तो फुल रिंग का कितना हो जाएगा, थीटा कितना है 180 डिग्री डिवाइड बाई 360 मतलब हाफ, या डायरेक्ट भी बोल सकते हो हाफ रिंग है तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हाफ ही आ रहा है ना। हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ये हमने पहले निकाला भी था हाफ रिंग के लिए, है ना। तो ये आया, ये कितनी वैल्यू आई, ये आएगी आउटसाइड द पेज, ठीक है। ये तो चलो आ गई हमारी। अब क्या है, इस पॉइंट पी पे इस इन्फानेट वायर से देखना है हमें ना। तो मैंने बताया था जो इन्फानेट वायर है, इन्फानेट वायर से पॉइंट पी डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है। फॉर्मूला याद करो, कितना आएगा पॉइंट पी पे, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, अगर ये डिस्टेंस r है, ठीक है, θ1 प्लस साइन θ2 डिवाइडेड बाई में 2, कुछ इस तरह से फॉर्मूला आया था। लेकिन ये पॉइंट पी अगर मान लो इस वायर के अलोंग ही हो तो कितना आएगा, वायर के अलोंग ही होगा, तो ये जो दोनों के वैल्यू पुट करोगे तो दोनों वैल्यू जीरो आएगी, तो जीरो आएगा, नेट जीरो आएगा। तो इस पॉइंट पे जीरो आ रहा है। लेकिन और वैसे भी देख सकते हो बाइट्स वाला की जो डेफिनेशन है कि करंट कैरिंग एलिमेंट से एंगल थीटा बनाना चाहिए, तो ये वाला पॉइंट तो जनरली थीटा जीरो ही बना रहा है, ठीक है। तो साइन थीटा वहाँ से जीरो हो जाएगा, वो भी वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा। तो जो भी करंट कैरिंग वायर है, अगर उसके अलोंग कोई भी पॉइंट ले लोगे आप, इन्फिनिट वायर के या नॉर्मल वायर के कोई भी अलोंग पॉइंट ले लोगे, तो वहाँ से तो जीरो ही आना है। तो इस वायर के अलोंग क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इस वायर के अलोंग जीरो आएगा, इसका मतलब इस वायर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, यहाँ पे जीरो होगा। तो हमारा नेट बी पी कितना आया यहाँ से, म्यू नॉट आई अपॉन 4r प्लस इस वायर के अलोंग प्लस कंट्रीब्यूशन जीरो। अब बचा हमारा ये वायर। अच्छा, ये वायर देखते हैं। तो ये वायर इस पॉइंट पी से कैसा है कि अगर ये वायर इस तरह से है, ये इन्फिनिटी है, पॉइंट यहाँ पे हमारा पी यहाँ पे है, तो ये पी के साथ ये डिस्टेंस मान लो कितना दे रखा है, रेडियस आर है, तो ये वाला डिस्टेंस आर है, और ये एंगल कितना बनाएगा यहाँ से, ये वाला एंगल 90 डिग्री बनाएगा, और ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल इस पॉइंट के साथ में जीरो एंगल बना रहा है, ठीक है। तो बस फॉर्मूला यहाँ पे ये लगा लो, कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कितना है 2πr,
ठीक है, आर, और साइन थीटा 1, साइन 90/2, 1/2 कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। डायरेक्शंस देख लो, क्योंकि अगर वायर की डायरेक्शन क्या दे रखी है करंट की, ये डायरेक्शन दे रखी है, तो ऊपर की साइड आएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर की साइड, मतलब यही आएगा। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन भी यही होगा, तो प्लस एडिशन होगा इसके साथ में ना, डायरेक्शन सेम ही है दोनों की, तो एडिशन होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। ये हमारा नेट रिजल्टेंट आ गया। इसके बाद ये वाली प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये समझ में आ रहा है ना किस तरह से होगा। ये अगर ये वायर इन्फिनिटी को है तो इस एक एंड वाले पॉइंट पे, एंड वाला पॉइंट वाला मैंने केस नंबर 2 बताया था उस टाइम में, कि एंड वाला पॉइंट मतलब एक साइड 90 डिग्री होगा, एक साइड 0 होगा ना। ये वाला पॉइंट इसके साथ 0 एंगल बना रहा है, इसलिए हमने साइन 90 प्लस साइन 0 किया था। आ गया समझ में। अच्छा, ये वाला केस देखो। इस वाले केस में क्या आ रहा है, इसमें भी देख रहे हो कि वायर स्ट्रेट वायर का रोल आ रहा है, लेकिन ये वाला वायर आ रहा है, लेकिन और ये वायर क्या है, और पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट भी यहीं पे है, इसके अलोंग ही है। तो इन वायर का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 0। देखते ही बता दिया है ना, जैसे इस वायर का कंट्रीब्यूशन 0 हुआ था। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन किसका बचा, ओनली इन सर्कुलर पार्ट्स का। और सर्कुलर पार्ट इस पॉइंट पी से कितना एंगल बना रहा है, π/4 एंगल बना रहा है। तो π/4 एंगल बना रहा है, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, मैंने रेशियो बताया था, π/4 डिवाइडेड बाई में 2π, 360 डिग्री का कितना आएगा यहाँ से, ठीक है, 2π था, पाई से पाई कैंसिल, तो 1 अपॉन, ठीक है, 8 रेशियो बना रहा है। π/4 का मतलब कितना हुआ, 45 डिग्री, है ना। तो 45 डिग्री 180 के साथ 1/8 रेशियो बना रहा है ना। वैसे भी देख सकते हैं कि ये 1/8 पार्ट है इसका टोटल का। तो जो एक रिंग से कितना आ रहा था हमारा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 16r, यही आएगा। अब दोनों रिंग से देख लेते हैं कंट्रीब्यूशन। दोनों रिंग्स, अगर ऊपर वाली रिंग में कहाँ जा रहा है, इस तरह से फ्लो कर रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की साइड। तो इस वायर के कारण जिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो नीचे की साइड आएगी, नीचे की साइड मतलब ये वाला शो करेंगे। ठीक है, इस वायर के कारण इस साइड डायरेक्शन है तो ऊपर की साइड आएगी, तो इस वायर के कारण अपना आएगा ऊपर की साइड, तो डॉट शो करेंगे। अच्छा, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, ये वाली डिस्टेंस अपने को बी दे रखी है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट आई अपॉन ये वाला फॉर्मूला 16, है ना, म्यू नॉट अपॉन और 16, आर की वैल्यू बी, ये आएगी। इस वायर के कारण कितनी आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 16, दोनों में करंट सेम है इसलिए आई लिया है। ये वाला पार्ट कितना है, ए। तो जो ए वाला रेडियस है इसके कारण करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की साइड आ रही है, इसके कारण नीचे आ रही है। तो ज़्यादा वैल्यू इनमें से कौन सा है, जिसकी कम रेडियस है, कम रेडियस किसकी है, इसकी, ए कम है ना, तो ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका आएगा, इस वायर का आएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो नेट रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, इन दोनों को अगर एडिशन करेंगे तो ये आएगा, है ना। ये किससे आया है, दिस माइनस दिस, है ना, यही आया। ये वाला कितना था, म्यू नॉट आई 16a माइनस म्यू नॉट आई 16b, तो कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 16 कॉमन ले लो, 1/a माइनस 1 अपॉन b, है ना। ये रिजल्टेंट निकल के आया। समझ में आ रहा है ना कि ये वाला पार्ट कितना था टोटल इस रिंग का, 1/8 था पूरे रिंग का, है ना। तो 2 रिंग्स में पार्ट स्प्लिट करके और हमने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, तो आज हमने मतलब लगभग इसके एप्लीकेशन नंबर 1 और 2 के प्रॉब्लम्स लगभग देख लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जितने मैक्सिमम बन सकते हैं उतने प्रॉब्लम्स देख लिए। ठीक है, दोनों को मिक्सअप करके फर्स्ट एप्लीकेशन और सेकंड को प्रॉब्लम को मिक्सअप करके भी देख लिया। एक प्रॉब्लम दे देता हूँ, होमवर्क प्रॉब्लम, जो हमारी जो सेकंड एप्लीकेशन है उसकी स्टेटमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें देख क्या रखा है हमें कि हमें सर्कुलर रिंग दे रखी है रेडियस ए की। ठीक है, और फिर क्या करना है हमें इस कोयल की जो एक्सिस है ना, ये वाली, इस डिस्टेंस निकालनी है, एक्स डिस्टेंस, जिस एक्स डिस्टेंस में बोला था, फॉर्मूला बोला था एक्स डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड से 1/8 हो जाए। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो निकाल लो। ठीक है, उसकी 1/8 करके इस पॉइंट पे एक्स कर दो वेरिएबल, और वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, है ना। तो हमें वो एक्स की वैल्यू बतानी है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा एक्स की वैल्यू √3r आएगा, मतलब इस टोटल रेडियस आर का √3 टाइम्स अगर डिस्टेंस पे लें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड का 1/8 होगा। तो अब इसको सोल्व करके देखना। ठीक है, यही आंसर आएगा आपका। ठीक है, और एक प्रॉब्लम वो ट्राई करके देखना, मैग्नेटिक फील्ड इस रिंग के कारण जैसे यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, यहाँ पे कुछ आ रही थी, यहाँ कुछ आ रही थी, है ना। तो आप उसका एक ग्राफ बना के देखना बी वर्सेस एक्स का। ठीक है, ग्राफ देखना कि वो ग्राफ किस तरह से आएगा। ठीक है, तो आज हमने एप्लीकेशन नंबर 1, 2 बाइट्स वाला की कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम नया लॉ देखेंगे, एम्पियर्स लॉ, जो बाइट्स वाला के अंदर हमें जितनी मेहनत करनी पड़ रही है उतना नहीं करना पड़ेगा, उससे भी ईजी, मतलब एक लूप लेंगे, लूप से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट के साथ रिलेशन, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम एम्पियर्स लॉ देखेंगे।